ठीक है, आज हम क्या करेंगे, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको थोरोली एक बार बताया था। ठीक है, उसको आप एक बार रीडिंग लगाना, नहीं समझ में आए तो पूछना। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की जो संरचना होती है उसके 3-4 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है टॉपिक आज का। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होगा, जो आपका प्राथमिक प्रोटीन होता है या प्राइमरी प्रोटीन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी फॉर्म प्रोटीन की क्या होगी, जब अमीनो एसिड आपस में एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। ठीक है, और एक पॉलीपेप्टाइड की सीरीज बना देंगे, तो वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड के 100 से ज्यादा या जिसका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा हाई हो जाए, ऐसा मोलिक्यूल वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। तो अगर हम प्रोटीन बनाने बैठे तो क्या होगा, सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स लेंगे, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारी सीरीज पॉलीपेप्टाइड की है तो वो ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोटीन। और ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है जिसके अंदर सिर्फ एमाइड बॉन्ड होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ओनली एमाइड बॉन्ड हो, पेप्टाइड बोलेंगे, सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन होते हैं। ऐसे प्रोटीन जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, CONH होता है बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में। तो ये हमारी कौन सी प्रोटीन होती है, प्राइमरी प्रोटीन। किसी और प्रकार का यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग या बंध नहीं मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, द्वितीयक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। अब द्वितीयक प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने एक पॉलीपेप्टाइड की सीरीज ली, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड उसके साथ दूसरी पॉलीपेप्टाइड की सीरीज, या फिर एक पॉलीपेप्टाइड खुद के साथ ही क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी सेकेंडरी प्रोटीन है तो सेकेंडरी प्रोटीन में हमें क्या मिलता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के प्लस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलती है, किसके साथ, एमाइड के साथ, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसमें भी दो स्ट्रक्चर आती है। एक आती है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस द्वितीयक संरचना के अंदर एक आती है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर क्या क्या चीज होती है, जैसे एक अमीनो एसिड है, इसमें क्या है, एक तो CH है, ठीक है, एक कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ में ये इस तरह से, ठीक है, ये हमारे क्या जुड़े हुए हैं, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक आपका एमीन ग्रुप है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है, और एक कोई भी एल्किल ग्रुप है, और इसी के बेस पे बताते हैं कि हम अमीनो एसिड कौन सा है। ठीक है, अब क्या किया हमने, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, तो हमने क्या किया, इसको इधर ले लो, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक क्या होगा, अमीनो एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक अमीनो एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है या ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है, ये आगे आने वाले कोई भी नाइट्रोजन जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकते हो। तो ये क्या होती है, हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है। अगर यहाँ पर इस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जिगजैग। जिगजैग कैसे होगी कि ये, इसको हम ऐसा ना लिख के थोड़ा टिल्ट करके लिखे,
ठीक है, इसको जैसे स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखा कि ये नाइट्रोजन एंड है, ये ऑक्सीजन एंड है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है और ये आपस में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ऐसे दूसरी तरफ ऐसे होगा, दूसरी तरफ इस तरह से बॉन्ड बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इनमें आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हमारी क्या होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलती। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होती है इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही, ये क्या होती है, बीटा शीट फॉर्म। ठीक है, बीटा शीट या इसे लहरियादार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हाँ, इसको चद्दर समान संरचना या फिर लहरियादार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बीटा शीट बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे ये तो जो अल्फा हेलिक्स था, इसके अंदर हमने एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन ली थी और उसके बीच में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी। अब इसमें बीटा शीट के अंदर क्या है, हम शीट्स बनाएंगे। शीट्स कैसे बनाते हैं कि आपकी 2D अरेंजमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल आपका 2D में है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक पॉलीपेप्टाइड ऐसे ले लिया। ठीक है, उसके ऊपर दूसरी शीट बनानी हमने दूसरे पॉलीपेप्टाइड की, उसके ऊपर तीसरी शीट बनाई तीसरी पॉलीपेप्टाइड की। तो हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है और एमीन ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये हमारी क्या है, बीटा शीट स्ट्रक्चर है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हुई। अब इसके बाद में टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे बॉन्ड मिलते हैं। कौन कौन से बॉन्ड मिलेंगे देखो, तीसरी होती है तृतीयक संरचना, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो प्राइमरी फेज के अंदर ही मिल रहा था। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी मिलते हैं। ठीक है, आयनिक बंध। अब आयनिक बंध कैसे मिलेंगे कि जैसे हमारे पास ये दो एंड है इस पॉलीपेप्टाइड के। ठीक है, तो हर पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, एक एमीन ग्रुप फ्री होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है, यानी एक नाइट्रोजन एंड होता है और एक कार्बन एंड होता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाला कार्बन एंड है और ये वाला एमीन एंड है, तो ये क्या होता है, ये अमोनियम की फॉर्म में होता है NH3+ की फॉर्म में। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, COO- यानी कार्बोक्सिलेट की फॉर्म में होता है। तो ये दोनों अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन ले, इसका एक नाइट्रोजन टर्मिनल दूसरे का कार्बन टर्मिनल, इसकी रिएक्शन करवा दे मान लो इससे दूसरे से, इस तरह से, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये हमारा कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी दो आयंस के बीच में हम बॉन्ड बना रहे हैं, वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड मिलता है, इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलता है, सहसंयोजक। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप एक सिस्टीन अमीनो एसिड होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इस तरह से। ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड है सिस्टीन, उसके अंदर क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पर बीच में मान लो किसी में ये सिस्टीन अमीनो एसिड है इस पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। अगर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सारे बॉन्ड हो, लेकिन ये सारे बॉन्ड हो सकते हैं किसी भी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन की। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका पेप्टाइड, हाइड्रोजन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा
एक होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जलारोधी बंधन। हाइड्रोफोबिक या इसे क्या बोलते हैं, जलारोधी। ठीक है, अब ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक जलारोधी का मतलब जो कि वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल प्रतिकर्षित करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को? जल का अणु जो होता है वो क्या होता है, आयनिक होता है। ठीक है, तो आयनिक मॉलिक्यूल हमेशा किसके अंदर घुलेगा, आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर ही, यानी समान समान को घोलता है। ठीक है, तो वाटर अगर आयनिक है तो वो किसको घोलेगा, अगर आपकी ये जो सीरीज है ये आयनिक है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई सीरीज है जो कि आयनिक नहीं है यानी नॉन पोलर है, ठीक है, अध्रुवीय है, तो वो हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा पोर्शन कहाँ पे आता है, जैसे आप एग्जांपल लेते हो कोई भी अमीनो एसिड जिसके अंदर क्या जुड़ी हुई हो, एल्किन की या एल्केन की कोई सीरीज जुड़ी हुई है, तो एल्केन की सीरीज क्या होती है, पोलर होती है या नॉन पोलर होती है? एल्केन, एल्केन की श्रृंखला पोलर होती है या नॉन पोलर होती है? ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे अमीनो एसिड हमें देखने हैं जिसके ऊपर क्या हो, एल्केन की लंबी सीरीज जुड़ी हुई हो। तो उसके लिए जैसे आपका ग्लाइसिन के अंदर में तो क्या होता है, आर की जगह सिर्फ हाइड्रोजन होता है। जैसे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसी होती है, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक एसिडिक ग्रुप, एक एमीन ग्रुप, और एक क्या होता है, आर। यहाँ पे आर को अगर आप चेंज करते जाओ तो आपके अलग अलग अमीनो एसिड मिलते हैं। तो यहाँ पे वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये क्या होते हैं जिसमें 3 या 4 कार्बन अटैच होते हैं यहाँ पे इस आर की जगह पे। तो अगर जितने ज्यादा कार्बन की सीरीज यहाँ पे जुड़ी हुई है वो क्या बनाता है, ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाता है, यानी हाइड्रोफोबिक पोर्शन बनाता है उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए, यानी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल कभी भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इतने बॉन्ड मिलते हैं हमारी कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, अब प्रोटीन के अंदर एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी मिलती है, चतुष्क संरचना भी मिलती है। अब चतुष्क संरचना के अंदर क्या होता है, ये सारे बॉन्ड तो मिलेंगे ही। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वो सारा जो प्रोटीन है वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कोई ग्लोब्युलिन प्रोटीन है, तो ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, क्या कह सकते हैं हम, ओवल शेप में होती है या गोलाकार होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपस में जो लेयर होती है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड की, वो एक दूसरे के अंदर घुसती जाती है। ठीक है, और ये क्या कर लेती है, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, एकदम जटिल संरचना बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की चतुष्क संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो है वो हमारी क्या होती है, चतुष्क संरचना, ये होती है लास्ट। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो ज्यादातर किस फॉर्म में मिलता है, इस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर या फिर चतुष्क संरचना के अंदर हमें मिलता है। सारे के सारे प्रोटीन इसी क्वार्टनरी स्टेज के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई ये पूछे आपसे कि आपको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के स्टेज क्या क्या होंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अमीनो एसिड लेंगे, अमीनो एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड सीरीज बनेगी, और पॉलीपेप्टाइड सीरीज को जब भी आपस में जोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा उनके अंदर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, ये सारे बनेंगे। ये सारे बनने के बाद में अगर वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अंदर कॉम्पैक्ट हो जाती है तो वो हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनती है किसकी, प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन। अब इसके अंदर प्रोटीन की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, बता देती हूँ। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। तो देखो, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो प्रोटीन की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है
वो कलरलेस होता है ज्यादातर कलरलेस होता है, हमेशा नहीं होता। इसके एक्सेप्शन है, जैसे आप क्रोमोप्रोटीन कोई भी यूज करते हो, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब ही क्या है कि ये कौन से प्रोटीन है जो आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं, संयुग्मित प्रोटीन होते हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक समूह आपका कोई भी कलर्ड मोलिक्यूल होता है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन का एग्जांपल पढ़ा था हमने कल, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कलर होता है, रेड कलर का होता है, तो यानी उस प्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक समूह होता है जो कि क्या होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा सारे जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, स्वादहीन होते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल आपको क्रिस्टलीय फॉर्म में भी मिलेंगे अगर वो प्योर हो तो, ठीक है। क्रिस्टलीय फॉर्म और नॉन क्रिस्टलीय फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, उससे क्या डिफरेंस आएगा किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। अगर कोई प्रोटीन आपका मान लो क्रिस्टलाइन है, यानी क्रिस्टलीय ठोस की फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरा कोई प्रोटीन है जो कि क्रिस्टलीय फॉर्म में नहीं है, अक्रिस्टलीय है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा, भौतिक गुणों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। इसके अलावा और क्या होता है कि जैसे प्रोटीन जो है वो ज्यादातर क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जल में विलय होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो कि अम्लों या क्षारों के अंदर घुलते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ऐसे प्रोटीन जो अम्ल या क्षार के अंदर घुलते हैं, जल के अंदर नहीं, उसका एग्जाम्पल कल ही बताया था। कीरेटिन प्रोटीन जो है वो हमारा क्या होता है, यानी नाखूनों में मिलने वाला प्रोटीन, बालों में मिलने वाला प्रोटीन जो आसानी से घुलता नहीं है, इसको हमें एसिड या क्षार के बेस के अंदर आपको डिजोल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड्स है या फिर पूरा जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या कर सकता है, सोल्ट फॉर्मेशन कर सकता है, लवण का निर्माण कर सकता है। अब लवण का निर्माण कैसे करेगा कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है एक एंड के ऊपर, ठीक है, तो वो किसी भी सोडियम के सोल्ट के साथ रिएक्शन करता है, जैसे NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक ये एसीटेट लिया, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, NaCl के साथ, तो ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव पोर्शन, ये क्या बना रही है, इसने सोल्ट बना दिया, लवण बना दिया। तो प्रोटीन जो है वो क्या करता है, लवण बनाने का काम भी करता है, ठीक है। ये एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। इसके अलावा प्रोटीन का क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, समविभव बिंदु होता है। अब आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है, समविभव बिंदु क्या होता है कि अगर हम किसी भी अमीनो एसिड को एसिडिक फॉर्म के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो कैटाइनिक फॉर्म के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर उसको बेसिक मीडियम में रखते हैं तो वो एनाइनिक फॉर्म के अंदर मिलता है, यानी ऋणायन की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन समान हो, धन आयन और ऋण आयन की सांद्रता समान हो, तो ऐसे विभव वाले बिंदु पर ना तो ये एनोड की तरफ जाते हैं ना कैथोड की तरफ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। तो प्रोटीन के लिए, हर प्रोटीन के लिए एक निश्चित पीएच होती है, एक फिक्स पीएच होती है, जहां पर ये क्या दिखाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, प्रोटीन के अंदर डीनेचुरेशन भी मिलता है। डीनेचुरेशन यानी विकृतता, डीनेचुरेशन, ये डीनेचुरेशन क्या होता है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी प्रोटीन की। तो ये विकृतता क्या होती है, डीनेचुरेशन क्या होता है कि अगर हम प्रोटीन को हाई टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर रखते हैं या फिर आग के अंदर जलाते हैं, तो क्या होता है कि सारे के सारे जो बॉन्ड है उसके टूट जाते हैं, ठीक है। सारे अमीनो एसिड आपके अलग अलग हो जाएंगे, अमीनो एसिड आगे भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस की या CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या होता है, यानी प्रोटीन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डी नेचर हो गया,
पूरा का पूरा क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी है प्रोटीन की कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो चार्ज मिले, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, उभयधर्मी होता है। तो जो प्रोटीन है या फिर अमीनो एसिड है, ये दोनों तरह की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की रिएक्शन भी शो करता है, ये नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन भी शो करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं, इनका दोनों चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, इसके अलावा सोल्टिंग आउट है, या लवण शेप भी बोलते हैं इसको हिंदी में। सोल्टिंग आउट क्या होता है कि अगर हम अमीनो एसिड को किसी भी सोल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका भी क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं कि अमीनो एसिड का सोल्टिंग आउट हो गया, लवण शेपी हो गया। तो ये रिएक्शन भी प्रोटीन हमें दिखाते हैं। हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कर सकते हैं। तो जल अपघटन से क्या होता है, अमीनो एसिड के अंदर डिवाइड हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन की एक और चीज है लास्ट, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन की, प्रोटीन की का जैविक महत्व क्या है।